जब भी ऐसा कुछ मुद्दा आता है या ऐसी कोई जिक्र आता है जिसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है, तो मैं देखती हूँ कि जो हमारी पूरी क्लास है वो 3 टुकड़ियों में बटी हुई नजर आती है मुझे। एक टुकड़ी पर्टिकुलरली बीजेपी की, एक टुकड़ी पर्टिकुलरली कोई और पॉलिटिकल पार्टी की या कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जिस भी लेवल के चुनाव में, और एक टुकड़ी ऐसे जो किसी भी पार्टी से खुश नहीं। जो देखिए सीए, मुझे जितना समझ आता है, अधिकतम जनता, नेता, अध्यापक समझ ही नहीं पाएंगे कि सीए है क्या। सिर्फ धर्म से निर्धारित कर दिया गया है उसको कि आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि वर्ण सिस्टम में मैं जनरल कैटेगरी हूँ, मैं फिर भी कहूंगी आरक्षण होना चाहिए, लेकिन एक लिमिट पे होना चाहिए और उसकी रोक होनी चाहिए। आरक्षण अब उसको नहीं मिलना चाहिए जिसको मिल चुका है। सबसे ज्यादा जो मुझे खराब चीज लगती है कि ऑलरेडी जो कोई व्यक्ति आरक्षण से जा चुका है, अपने पद ले चुका है, अपनी पोस्ट ले चुका है, उसके बाद भी उसे प्रमोशन में आरक्षण क्यों दिया जा रहा है। आपने नीचे भी बच्चों से इंटरव्यू लिए, जब बच्चों से आपने बात की तो बच्चों ने क्या बोला कि उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट ये थी कि राम मंदिर बन गया। लेकिन क्या बच्चों को ये हम डेली हमें पढ़ाना पड़ता है बच्चों को कि राम मंदिर में बीजेपी का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। इलाहाबाद कोर्ट ने जब 2010 में वर्डिक्ट दे दिया था, उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करा और सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट था जिसमें कि ये सब हुआ। मोदी जी को वो किस तरीके से जोड़ रहे हैं और किस तरीके से कोर्ट और उनका आपस में रिलेशन दिखा रहे हैं, ये हम किसी ना किसी तरीके से कह सकते हैं कि मीडिया का इस मामले में बहुत बड़ा रोल है। तो अब वहां कंपटीशन इस बात का है, देखना इस बात का कि किस तरीके से कौन सी घोड़ा कौन सी सीढ़ी बैठेगा। बिहार के 2 लाल उतरे आमने सामने, एक मनोज तिवारी और एक हमारे कन्हैया कुमार। नमस्कार, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। आज हैं हम उत्तम नगर के एक एकेडमी है, अधिधर्म एकेडमी। यहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं। बच्चों से भी हम बातचीत किए हैं और यहाँ के जो शिक्षक हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि उनके क्या जानकारी है और क्या बदलाव चाहते हैं या नहीं चाहते। जो पेपर लीक हो रहे हैं इस विषय में उनकी क्या राय है, सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, और वर्तमान सरकार को लेकर और जो भूतपूर्व सरकार रही उनके विषय में हम बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रियंका सक्सेना है, मैं अभिधर्म अकेडमी की डायरेक्टर हूँ। अच्छा, आप प्रॉपर दिल्ली से हैं या फिर बाहर से? नहीं, दिल्ली में मेरा जन्म हुआ है, लेकिन यूपी से बिलोंग करती हूँ। यूपी से बिलोंग। तो आप जो बच्चों के बीच में आप देखती हैं, बच्चे क्लास लेते हैं, अगर राजनीति को लेकर हम बात करें तो आपको पढ़ाने में जो बच्चे को जब क्लास लेती है तो किस तरीके का भेदभाव कुछ रहता है या नहीं रहता है कि कोई कहता है मैं कांग्रेस हूँ, कोई कहता है मैं बीजेपी का हूँ? बहुत से इस टाइम तो बहुत ज़्यादा वो चलता है। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस की ही एक टीचर हूँ, तो मेरा तो विषय ही ये है, पॉलिटी पढ़ाती हूँ मैं गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को। तो जब भी ऐसा कुछ मुद्दा आता है या ऐसी कोई जिक्र आता है जिसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है, तो मैं देखती हूँ कि जो हमारी पूरी क्लास है वो 3 टुकड़ियों में बटी हुई नजर आती है मुझे। एक टुकड़ी पर्टिकुलरली बीजेपी की, एक टुकड़ी पर्टिकुलरली कोई और पॉलिटिकल पार्टी की या कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जिस भी लेवल के चुनाव में, और एक टुकड़ी ऐसे जो किसी भी पार्टी से खुश नहीं है, जो सरकार से ही खुश नहीं है। तो मैं देख पाती हूँ कि ये टोटल 3 प्रकार के मुझे एक सेक्शंस दिखाई देते हैं स्टूडेंट्स के बीच में। जैसे आपने कहा कि ये 3 टुकड़ियों में बँट जाती है, तो क्या यहाँ पर कहीं कास्ट को लेकर ऐसा कुछ आता है, जाति धर्म को लेकर ऐसा कुछ आपको दिखने को मिलता है कि नहीं? आप क्योंकि बहुत ज़्यादा होने लगता है, थोड़ा-थोड़ा सा आज के यूथ में ऐसा चल रहा है कि थोड़ी-सी बात पर नहीं मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख, ईसाई। तो क्या ऐसा भी देखने को मिलता है बच्चों के बीच में? बिल्कुल देखने को मिलता है सर, और इसमें हम ये कहेंगे कि हमने ही, हमारा ही किया धरा है कहीं ना कहीं। हमने ही ये जातिवाद बनाया है जो आज तक चलता आ रहा है और जिसको सप्रेस अभी तक नहीं किया जा रहा है। रिजर्वेशन और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो हम कहते तो हैं कि जातिवाद को कहीं ना कहीं डाउन कर देंगे या सबको इक्वालिटी प्रदान कर देंगे, लेकिन फैक्ट ये है कि प्रैक्टिकल रूप में हम इसकी ओर बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि अभी एक वो हुआ था सीएए आया हुआ, देश में लागू हुआ, फिर आरक्षण की बात हुई। तो इस पर आपका क्या विचार है? क्योंकि सीएए लाना देश के हित के लिए अच्छा है या नहीं? देखिए सीए, मुझे जितना समझ आता है, अधिकतम जनता, नेता, अध्यापक समझ ही नहीं पाएंगे कि सीए है क्या। सिर्फ धर्म से निर्धारित कर दिया गया है उसको कि हिंदू मुस्लिम कर दिया गया है, बट ऐसा नहीं है, या पर्टिकुलर किसी कंट्री से निर्धारित कर दिया गया है। अगर उसे कोई ढंग से पढ़े तो उसमें ऐसी मुद्दा उठना ही नहीं चाहिए जो मुद्दा हमने उठा, जो हमने शाहीन बाग के मुद्दे देखे और बहुत सारी चीजें ऐसी देखी। लेकिन क्योंकि वो पॉलिटिसाइज उस तरीके से किया गया था कि उसमें जो नियम और कानून थे उससे हटके हमने सिर्फ उसमें पॉलिटिक्स की है, अपने अपने धर्मों को उठाया, अपने अपने पॉलिटिकल मुद्दों को उठाया, और हर पॉलिटिकल पार्टी ने उससे अपना मैक्सिमम बेनिफिट किया है। रही बात, आपने दूसरा सवाल जो मुझसे पूछा,
दूसरा आपने क्या पूछा था? आरक्षण आरक्षण को लेके। देखिए, आरक्षण होना चाहिए क्योंकि वर्ण सिस्टम में मैं जनरल कैटेगरी हूँ, मैं फिर भी कहूंगी आरक्षण होना चाहिए, लेकिन एक लिमिट पे होना चाहिए और उसकी रोक होनी चाहिए। आरक्षण अब उसको नहीं मिलना चाहिए जिसको मिल चुका है। सबसे ज्यादा जो मुझे खराब चीज लगती है कि ऑलरेडी जो कोई व्यक्ति आरक्षण से जा चुका है, अपने पद ले चुका है, अपनी पोस्ट ले चुका है, उसके बाद भी उसे प्रमोशन में आरक्षण क्यों दिया जा रहा है? प्रमोशन से आरक्षण तुरंत हटना चाहिए, क्योंकि जब आप एक बार पद पे जा चुके हैं तो आपको प्रमोशन में आरक्षण मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप ऊपर स्तर पे आ चुके हैं। दूसरी बात, जो लोग, ऐसा भी कुछ प्रावधान होना चाहिए कि ये चीज बाइफरकेट की जाए कि कौन सा व्यक्ति को आरक्षण को एक्चुअली नीड है और कौन से व्यक्ति ऐसे हैं जो जनरल कैटेगरी के हैं लेकिन फिर भी उनके पास खाने को नहीं है, सामाजिक रूप से कमजोर है, आर्थिक रूप से कमजोर है, लेकिन उनको हम निग्लेक्ट करते हैं। देखिए, जैसे आपने ये बात कहा कि आरक्षण को लेकर, जैसे कि अभी देश में काफ़ी समय हो गया जनजातीय जनगणना नहीं हुई है। दूसरी बात, आरक्षण को लेकर बात करते हैं, तो क्या इस टाइम 70-80 साल देश आज़ाद होने के बाद भी आज आरक्षण की आवश्यकता है देश को क्या? सर, आरक्षण की आवश्यकता है ये अधूरा सवाल है, आरक्षण की आवश्यकता है ये अधूरा जवाब है। आरक्षण की वहां आवश्यकता है जहां तक आरक्षण पहुंचा नहीं। हम स्कीम्स बांटते हैं, सरकार कहती है हम एलपीजी सिलेंडर दे रहे हैं, हम राशन दे रहे हैं, हम ये दे रहे हैं। फैक्ट ये है कि राशन कार्ड का उपयोग वो कर रहा है जो अपने घर में 80 रुपए किलो का चावल खा रहा है, वो राशन कार्ड से चावल लेके सब्सिडी सस्ते दामों में मार्केट में बेच देता है। आप वहां तक पहुंचिए जहां तक चावल पहुंच ही नहीं रहा है, जहां लोगों को 4 दिन में 2 वक्त का खाना नसीब हो रहा है। अगर आरक्षण, राशन जैसी फैसिलिटीज, स्कीम्स जैसी फैसिलिटी अगर वहां पहुंच जाए तो आरक्षण सही है, लेकिन सच ये है कि आरक्षण वहां जा रहा है जहां घर में ऑलरेडी 4 सरकारी अफसर बने बैठे हैं, 5वां सरकारी अफसर बनेगा आरक्षण के बेसिस पे। अच्छा, आपका ये कहना है कि जात के नाम पर आरक्षण सबको दिया जा रहा है, बट जिसको आवश्यकता है उसको नहीं मिल पा रहा है। आरक्षण वहां मिलना चाहिए, मैं फिर से वही कहूंगी, जिस तबके को हमने दबाया और समय के साथ वो दबा रह गया, वहां मिलना चाहिए, हर जगह नहीं मिलना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। आप ये बताएंगे, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश से हैं, तो अभी बिहार और यूपी में बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे थे ये कि पेपर लीक हो जाते हैं, और शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत लखनऊ में दंगा भी हुआ था। उनको कुछ पुलिस की लाठियाँ मिली, उनका जवाब की जगह पुलिस की लाठियाँ मिली थी शिक्षकों को जो बीएड किए हुए। इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल, जब हम ऐसा कुछ माहौल देखते हैं तो बहुत निराशा होती है कि अध्यापक और स्टूडेंट्स एक वो नींव है किसी भी देश की जो किसी देश को आगे पहुंचाते हैं। और अगर मैं बात करूं, महिला, बच्चे, विद्यार्थी, स्टूडेंट्स, ये तीनों ही जो स्थितियां हैं हमारी, वो भारत में आज भी दबी हुई हैं। इन पे कोई खास ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कोई एग्जाम्स हो भी रहे हैं तो वो एग्जाम्स कंडक्ट तो करा लिए जाते हैं, लेकिन वो कंडक्शन के बाद एक तो सही से कंडक्ट नहीं कराए जाते। मान लीजिए कंडक्ट करा भी लिए भी गए तो भी वो रिजल्ट आते आते इतना समय हो जाता है कि कोई व्यक्ति अगर अपना फ्यूचर सोच रहा होता है जिस फील्ड में, वो हार चुका होता है, वो पीछे हट चुका होता है। चलिएगा, आप एक बात नहीं बताएंगे, जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा कि जो 4 साल की नौकरी अभी आई अग्निवीर के नाम पर, तो उसका क्या है, कितना सही? मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करूंगी उसको, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि उम्र बहुत कम है बच्चे की, अगर बच्चा 17 साल में, 18 साल में अग्निवीर में जाता है फॉर एग्जांपल, और 4 साल वो एक आर्मी के पोस्ट में जाता है, और सबसे खराब जो मुझे बात मिली लगी कि उसमें आप उसको, अगर उसकी 0.1% उसकी मृत्यु हो जाती है, शहीद, वो देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है, तो शहीद का हम उसको खिताब तक नहीं दे रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। दूसरी चीज ये कि अगर ऐसे व्यक्ति को, अगर हमने 4 साल की, चलिए उनको दे दी, 4 साल की अवधि लगाई थी, तो उसके बाद हमें उनके साथ कुछ एक प्रावधान रखना चाहिए ताकि उसके बाद वो व्यक्ति या वो बच्चे किसी पर्टिकुलर जगह पे सरकार उन्हें भर्ती देनी चाहिए। अच्छा, अब हम पॉलिटिकल में साथ में आते हैं। अभी एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा कि महिलाओं का मंगलसूत्र कांग्रेस के विषय में, तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या आप कुछ ज़्यादा अच्छा इस विषय में जानकारी है? देखिए, ऐसे तो मेरे हिसाब से स्पेशली प्रधानमंत्री जैसे एक पद को, जो मोदी जी एक अपनी पद की गरिमा खोते हुए नजर आ रहे हैं पिछले 2-3 महीने से, मुझे जो लग रहा है, जितना मैं न्यूज़ फॉलो करती हूँ, कि उनके ऊपर एक बहुत, उनके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो सिर्फ बीजेपी के चेहरा नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री भी हैं। और एक देश के प्रधानमंत्री को किसी भी, सोनिया गांधी जी भी हमारी एक देश की नागरिक हैं,
किसी भी नागरिक को, देश के प्रधानमंत्री को ऐसे ऐसे वाक्य या ऐसे स्टेटमेंट देना शोभा नहीं करता। जैसे कि आपने सोनिया गांधी की बात की, कांग्रेस के विषय में हम बात कर लें तो वो कहती है कि आपकी बीजेपी आई तो संविधान को बदल देगी, तो क्या ये सही? उसका कारण ये है कि देखिए, मैं क्योंकि पॉलिटी पढ़ाती हूँ तो मैं आपको एक चीज की छोटा सा ज्ञान अर्जित करना चाहती हूँ कि हमारे संविधान में जो बदलाव हो सकता है वो विशेष बहुमत से हो सकता है, स्पेशल मेजोरिटी से। और अगर हमारी लोकसभा में मान के चलते हैं 550 सीटें हैं, जिसमें से 543 सीटें हैं इस समय जिन पे चुनाव होते हैं, तो अगर मैं उसका 2/3 जो कि स्पेशल मेजोरिटी है, विशेष बहुमत है, उस हिसाब से लगाएं तो उस हिसाब से हमारी लगभग 376 377 सीटों के आसपास हमें चाहिए। इसीलिए उनका नारा जो है 400 पार, कि अगर 400 उनके हाथ में आ जाता है तो उनको विशेष बहुमत का अधिकार मिल जाएगा। उसके बाद उन्हें सिंपल मेजोरिटी की जरूरत ही नहीं है। कोई व्यक्ति दूसरा अपोजिशन उस किसी भी मुद्दे पे रिजेक्शन भी डाले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर पूरी बहुमत ही उनकी हो जाएगी, विशेष बहुमत हो जाएगी, तो किसी हद तक अगर वो चाहेंगे तो संविधान को भी चीजों को बदल सकते हैं। और जैसे कि देखिए, होता तो है, हमारा सुप्रीम कोर्ट हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, सीबीआई हो गई, ये है तो संवैधानिक रूप में इंडिपेंडेंट बॉडीज। लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में अगर हम देखें तो उन सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन के जो फैसले या जो उनके एक्शंस हैं वो कहीं ना कहीं ये दिखला रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर पार्टी पे वो आधारित है। तो आपका ये एक तरीके से ये कहना है कि जो ईडी हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, ये सभी एक पार्टी के पर्टिकुलर दब चुके हैं उनके नीचे? दब चुके हैं कहना बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि उनकी खुद की भी इंडिपेंडेंसी है। लेकिन हाँ, सवाल उठते हैं जब अमित शाह ये कहते हैं कि किसी भी माइका लाल में दम नहीं है जो मोदी जी को अंदर करे। तो इन स्टेटमेंट से लगता है कि ऐसा संविधान कहाँ है फिर हमारा, कि अगर मान के चले कि मोदी जी ने अगर सच में कुछ किया हो 0.1%, तो क्या उन्हें अरेस्ट ही नहीं किया जा सकता, या सिर्फ केजरीवाल या किसी और ही पक्ष को सिर्फ अरेस्ट किया जा सकता है? एक आखिरी आपसे एक चीज में जानकारी करना चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री को क्या चुनाव के समय हर राज्य में, हर जिले में जाकर चुनाव प्रचार करना चाहिए या फिर पार्टी का काम है ये करना? देखिए, ये तो हमारे संविधान ने एक अधिकार दिया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति वो प्रधानमंत्री से पहले एक एमपी है, ठीक है ना। तो एमपी संवैधानिक रूप में ज्यादा एक महत्व रखता है। प्रधानमंत्री संवैधानिक पद नहीं है। हम में से बहुत लोगों को ये चीज पता नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है प्रधानमंत्री, और इसीलिए कहा भी जा रहा है कि हो सकता है कि मोदी जी के चेहरे पे वोट लिए जाए और उसके बाद प्रधानमंत्री का चेहरा कोई और बन जाए। लेकिन एमपी के पद का अगर वो इस्तेमाल करके हर जिले में जा रहे हैं, वो बिल्कुल उनका अधिकार है। लेकिन साथ साथ उनके कंधों पे प्रधानमंत्री का बोझ भी है, तो उन्हें अपनी मर्यादाओं का बहुत खासकर ध्यान रखना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कोड ऑफ कंडक्ट ये कहता है कि इलेक्शन के समय आप किसी धर्म, जाति वगैरह का इस शब्दों का इस्तेमाल या उनसे संबंधित कुछ बातें नहीं कर सकते। लेकिन प्रधानमंत्री जी की स्पीचेस में आप डायरेक्ट और सीधे रूप से सुनेंगे कि इन मुसलमानों को देश से बाहर भगा देना चाहिए। तो ऐसे शब्दों का उपयोग करना मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी के पद को शोभा नहीं देता, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। आप रोजगार के बारे में क्या है, क्योंकि 10 साल से हमारे भारतीय जनता पार्टी राज्य कर रही है बट रोजगार के विषय में चर्चा नहीं करती है, क्या कारण है ये? देखिए, ऐसे तो बहुत विषय हैं सर जिन पे चर्चा एक्चुअली नहीं हो रही है। जो रियल मुद्दे हैं, जिनको हॉट टॉपिक्स होना चाहिए, वो आज नहीं। ये सिर्फ बात बीजेपी की नहीं है, ये इससे पहले कांग्रेस थी, या आने वाले मुझे लगता है कोई भी दल होगा। भारत देश ही ऐसा बन चुका है कि जो मतदाता हैं वो भी आवाज अपनी सिर्फ तब उठाते हैं जब इलेक्शन होता है। पूरे 5 साल क्या रहा हम नहीं देखते। तो सबसे पहले तो गलती यहाँ मैं कहूंगी, हमारा संविधान की पहली लाइन ही वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू है। तो हमें ही अपना मत देकर यहाँ सबसे पहले तो अपनी आवाज उठानी चाहिए। दूसरा, दलों को भी, पार्टीज को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हर 5 साल में अगर सरकार चेंज हो रही है तो एक समय ऐसा आएगा जब लोग भी अपना मत चेंज कर सकते हैं। तो उनको जो खास मुद्दे हैं उन पे जरूर ध्यान देना चाहिए। और एट द एंड कोई भी देश डेवलपमेंट से चलेगा, विकास से चलेगा, सिर्फ बातों से लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हम बात कर रहे हैं कि आपका क्या राय है?